वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत हमारी प्यारी सी हीरोइन नायो से होता है, जो एक क्लब में काम कर रही होती हैं। पर तभी वहाँ पर कुछ अमीर लोग जो अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे, वो नायो को देखकर उसे बुली करने का सोचते हैं और उसे ज़बरदस्ती ड्रिंक पिला रहे होते हैं, जबकि नायो इसके लिए साफ मना कर रही होती है। पर जब वे लोग नायो का बात नहीं सुन रहे थे, तो वहाँ पर कुछ और लड़कियाँ थी जो नायो की हेल्प करना चाह रही थी, पर वे लोग उसे भी वहाँ से भगा देते हैं डरा कर। फिर नायो हिम्मत करके एक बोतल उस आदमी के सर पर मारती है और फिर मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। पर वे लोग अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और उसका पीछा करने लगते हैं। और इधर हम अपने हीरो चैन को देखते हैं, जिनका हालत भी कुछ अभी फिलहाल ठीक नहीं था, क्योंकि उनको भी किसी ने कोई नशीली दवा दी होती है, जिसकी वजह से उनको उनका हालत ठीक नहीं लग रहा था। और तभी नायो उनसे हेल्प कर मांगती है। फिर चैन उसे एक रूम के अंदर ले जाते हैं और इधर बाहर चीची बाहर आती है अपनी बॉडीगार्ड के साथ, और साथ ही वे लोग भी आते हैं। पर वे लोग अब चीची पर लाइन मारने का कोशिश कर रहे थे, पर चीची तो उन लोगों को अपने बॉडीगार्ड के हेल्प से भगा देती है वहाँ से, और अपने आप से ही कहती है कि कब तक तुम चैन मुझसे भागोगे, एक ना तो एक दिन तुमको मेरे हाथ में ही आना है। और चीची ने ही चैन को वे नशीली दवा दी होती है। और इधर अंदर रूम में नायो चैन से हेल्प मांगती है, क्योंकि जो उसको अभी फील हो रहा था वे उसके बर्दाश्त से बाहर था। और फिर चैन कहते हैं कि तुम इस पर रिग्रेट तो नहीं करोगी ना बाद में। तब नायो कहती है कि नहीं, वे बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेगी। और फिर उन दोनों का नाइट स्पेंड हो जाता है। फिर उसके बाद जब नायो का नींद खुलता है, तब वे बिना चैन को बताए वहाँ से चली जाती है। और अब एक मंथ के बाद देखते हैं, जहाँ नायो को पता चलता है कि वे प्रेग्नेंट है, और बाहर उसकी आंटी उस पर गुस्सा कर रही होती हैं, क्योंकि वे पैसा कमा नहीं रही है। और जब उसे शादी करने के लिए बोला जा रहा है, तब भी वे उसमें ना कह रही है। तब नायो बाहर आकर कहती है कि वे इतना पैसा तो कमा कर दे ही रही है घर पर, तब उसे क्यों बुली किया जा रहा है। तब उसकी आंटी उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम अपने आप को होशियार मत समझो, हमने तुम्हें ऐसे ही बेफालतू का नहीं पाला है उतने सालों तक, और अगर तुम शादी नहीं कर सकती हो तो इस घर में पैसे लाकर देना होगा। और उसे काम पर जाने के लिए कह देती हैं। और आंटी तो अंकल का बात भी नहीं सुनती है, और अंकल भी आंटी से डर कर रहते थे। और इधर मीट शॉप में जहाँ नायो काम कर रही थी, वहीं पर वे कुछ देर के लिए अपने ज्वेलरी डिज़ाइन पर काम करती है, क्योंकि आखिर उसका सपना एक ज्वेलरी डिज़ाइनर बनना था और वे अपने बेबी के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। पर तभी वहाँ पर आंटी आ जाती हैं और उन्हें लगता है कि नायो बिल्कुल काम नहीं कर रही है और काम चोरी कर रही है, और उसका डिज़ाइन लेकर फाड़ देती है, जिसको बनाने में नायो को पूरा 1 मंथ से ज़्यादा लगा था। और ये सब कुछ देख कर नायो का तो दिल ही टूट जाता है कि उसके ड्रीम को इस तरह से चटनी बना दिया गया। पर नायो हिम्मत नहीं हारी थी, वे अपने काम पर भी फोकस कर रही थी। और अभी वे एक घर पर डिलीवरी के लिए जाती है, जहां अंदर 2 लोगों को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग कर रहे होते हैं। और वहाँ पर जो आदमी था उसका नाम जैन था, और जो लड़की उसके बगल में थी उसका नाम को था। और जब जैन नायो को देखता है, तब उसका मन बदल जाता है को पर से। और ये सब देखकर को बहुत गुस्सा आ रहा था कि किस टाइप का ये इंसान है, दूसरी लड़की देखते ही मन बदल जाता है इसका। और जब जैन को नायो के साथ तो फ्लर्टिंग कर रहा था, तब नायो कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, मैं यहाँ पर सिर्फ ये डिलीवरी करने आई हूँ। तब जैन कहता है कि इतनी क्यूट सी लड़की को ये सब काम करने की क्या ही ज़रूरत है, और ऐसे भी उसे उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तब को कह रही थी जैन से कि क्या कर रहा है, जब वे उसके सामने है। तब जैन कहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इसकी हेल्प करना चाह रहा हूँ। तब को नायो पर गुस्सा आ रहा था कि उसके कारण जैन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और फिर उसके बाद वे नायो का इंसल्ट करने लगती है कि इस जैसी गरीब लड़की के सामने तुम मेरा कैसे कंपेयर कर सकते हो। पर जैन को का बात इग्नोर करते हुए वे नायो से ही बात करना चाह रहा था, और उसे वहीं पर एक रात रुकने के लिए कहता है। तब नायो ये बात सुनकर बहुत डर जाती है, और वे जो उसके हाथ में पिग का हेड था वे उन लोगों पर फेंक देती है, और गलती से को का पिग के साथ किस हो जाता है, जिससे को तो बहुत ज़्यादा ही डर जाती है। और तभी वहाँ पर चैन आता है, और नायो उसे देखकर डर जाती है, पर उसे याद आ जाता है कि वे वही इंसान था जिसके साथ उसका फर्स्ट नाइट गुजरा था। पर दोनों के माइंड में अलग अलग थिंकिंग चल रहा था। नायो ये सोच रही थी कि अगर ये इंसान को पता चल गया कि ये उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तब ये
उसका बच्चा उसे छीन लेगा। और चैन ये सोच रहा था कि अब ये लड़की यहाँ पर पैसे मांगने आई होगी पक्का, कितनी लालची है, पहले खुद ही बोलती है हेल्प करने के लिए और अब उस नाइट के बदले में ये पैसे चाहती है। पर नायो वहाँ से भाग जाती है। पर चैन के सेक्रेटरी को ये बात समझ में नहीं आता है कि ये लड़की इस तरह से डर कर क्यों भाग गई। पर उसे नायो जानी पहचानी लग रही थी, पर उसे उस समय कुछ भी याद नहीं आ रहा था उसके बारे में। डर को देखते ही पहचान गई थी कि आखिर वे इंसान कौन है। असल में चैन हाउ फैमिली का बेटा था और हाउ फैमिली इस कंट्री की सबसे पावरफुल कंट्री थी, जिसके पास पॉलिटिक पावर और मनी पावर दोनों थी। और अभी हाउ ग्रुप का सीईओ चैन था और कोई सोचती है कि आखिर वे चैन के साथ क्यों लगी हुई है, जबकि असली पावर तो चैन के पास था। चैन का बड़ा भाई था, पर कजन के रूप में। और जब चैन को कह रहा था कि ग्रैंडपा उनसे मिलना चाह रहे हैं, तब पर कुछ तमाशा करने लगता है। कहता है कि वे बहुत ज़्यादा बिजी है और उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वे हर किसी से मिलते रहे। और शायद वे भूल रहा था कि ग्रैंडपा ही अभी हाउस ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। और तभी वहाँ पर चैन के फादर आते हैं, जो चैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ग्रैंडपा ने अपनी सारी पावर चैन को दी हुई थी। क्योंकि ग्रैंडपा को अपने किसी भी और बेटे और ग्रैंडसन पर बिलीव नहीं था सिवाय चैन के। और जब चैन अपने अंकल से एरोगेंट बिहेव में बात करता है, तब उन्हें बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं आती है। तब चैन कहता है कि अगर आपको मेरी कोई बात पसंद नहीं आ रही है, तब आप ग्रैंडपा से बात कर सकते हैं, पर उन्होंने जैन ब्रदर को बुलाया था, इसलिए मैं यहाँ पर उन्हें लेने आया हूँ। पर फिलहाल मुझे ये लगता है कि वे शायद ग्रैंडपा से नहीं मिलना चाह रहे हैं, तो आप इस बात को खुद ही जाकर उनसे कह सकते हैं। और ये सारी बात कहकर चैन वहाँ से चला जाता है। पर एक गलतफहमी उसका दूर हो जाता है कि नायो वहाँ पर कोई पैसा मांगने नहीं आई थी, बल्कि वे तो डिलीवरी करने आई थी। फिर उसके बाद चैन के सेक्रेटरी कहते हैं कि अब मुझे याद आया कि ये लड़की कौन थी। इसी लड़की को आपने कुछ पैसे देने के लिए कहा था, पर मेरे बिजी शेड्यूल के कारण मैं ये बात तो बिल्कुल भूल ही गया था। और इधर नायो अपने शॉप पर बहुत मेहनत से काम करके पैसे कमा रही थी, पर उसका कजन ब्रदर वहाँ पर आकर उसके मेहनत के पैसे ले रहा था, जबकि नायो उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर उसका भाई उसे बुली करने लगता है और ज़बरदस्ती सारा पैसा ले लेता है। जबकि नायो उसे कह रही थी कि ये पैसे मत लो, नहीं तो आंटी मुझे बहुत मारेंगी और मेरी किसी भी बात पर बिलीव नहीं करेंगी कि ये पैसे तुमने लिए हैं, बल्कि मैंने नहीं। तब ये बात सुनकर उसका भाई उसे और बुरा भला कहने लगता है और उस पर ही इल्ज़ाम लगाने लगता है कि तुमने ही कुछ पैसे छुपा के रख लिए होंगे। तब नायो ये बात सुनकर उस पर और गुस्सा करती है और कहती है कि ये काम मैं नहीं कर सकती हूँ, तुम्हारी जैसी बेशरम इंसान नहीं हो। तब उसका भाई गुस्से में कहता है कि तुम्हारा फेस भी बहुत अच्छा है, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह है मेरे पास। और ये बात सुनते ही नायो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि कैसे इंसान हो तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हारी बहन, तुम कोई अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकता है। तब नायो का भाई कहता है कि इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है, और ऐसे भी ये सब तो मज़े के लिए ही है। ये सब सुनकर वे अपने भाई को बहुत बुरा भला कहती है और जिस पर गुस्सा होकर उसका भाई उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। और ये सब नायो की आंटी उसे देख लेती है ये सब करते हुए, पर अभी भी वे नायो को ही मारने लगती हैं और कहती है कि उसने ही उसके बेटे को सेड्यूस किया है, और दोनों मिलकर नायो को मार रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर चैन और उसके बॉडीगार्ड आ जाते हैं, जो नायो को उन लोगों से बचा लेते हैं। और आंटी का बेटा नायो को उस इंसान का साथ देखकर उसे और बुरा भला कह रहा होता है कि इसी के लिए तुम मना कर रही थी। और आंटी उस पर गलत इल्ज़ाम लगाए जा रही थी कि बाहर जाकर यही सब काम करती हो और इस इंसान को इसलिए यहाँ पर लाई हो कि ताकि हमारी फैमिली को ये बुली कर सके। जबकि वहाँ पर नायो अपनी आंटी से कह रही थी कि वे ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है उनकी फैमिली के साथ। आंटी और उसका बेटा नायो से कहता है कि हमने तुम्हारे पढ़ाई में इतने खर्चे किए हैं बस ये सब काम करने के लिए। तब नायो रोते रोते कहती है कि आप लोगों ने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं किया सिवाय मुझसे बहुत सारे काम करवाने के। मैंने अपने कॉलेज और स्कूल फी के लिए बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब किए, जिससे पैसे जमा करके मैंने अपने स्कूल और कॉलेज फी को भरा है और स्कॉलरशिप लेकर आगे की पढ़ाई कंटिन्यू की है। और आप लोग कैसे इंसान हैं, ये सब इल्ज़ाम आप लोग कैसे मुझ पर लगा सकते हैं, जबकि मैंने आप लोगों के लिए इतना कुछ किया। पर आंटी
और ना उसके बेटे को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और उधर चैन ये सोच रहा था कि वे तो इस लड़की के बारे में बहुत गलत सोचता था, इसकी लाइफ तो ऐसी बहुत सारी मुसीबतों से भरी हुई है। फिर जब आंटी नायो को मारने वाली थी तभी चैन उसे बचा लेते हैं और उन लोगों से सवाल करते हैं कि आखिर वे कैसे अपनी नाइस को इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तब आंटी उस पर कहती है कि उसे दूसरे के घर के मामलों में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। फिर आंटी चैन के सामने अपना पावर दिखाने का कोशिश करती हैं और जब आंटी चैन को मारने वाली थी तभी नायो बीच में आ जाती है और उसके पेट में चोट लग जाता है, जिसके कारण से उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द उठने लगता है। तब चैन उसे तुरंत हॉस्पिटल के लिए लेकर जाते हैं और पीछे से आंटी बस उन्हें रुकने के लिए कह रही होती हैं चिल्लाते हुए। और चैन के जाने के बाद उनके सेक्रेटरी आंटी से कहते हैं कि अब तुम दिखाओ अपना पावर। किसे दिखा रही थी अपना पावर? और इधर चैन नायो के लिए बहुत परेशान हो रहे थे, पर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि नायो ठीक है और उनका बेबी भी बिल्कुल ठीक है। और ये बात सुनकर चैन बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि नायो प्रेग्नेंट है। तब डॉक्टर कहती है कि हाँ, ये तो 4th वीक से प्रेग्नेंट है, क्या ये बात आपको नहीं पता है? और तभी नायो को भी होश आ जाता है और डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। तब नायो चैन को उनकी हेल्प करने के लिए फिर से थैंक यू कहती हैं। तब चैन पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस बेबी के बारे में पता था? तब नायो कहती है कि हाँ, पर अगर आपको ये बेबी नहीं चाहिए तब मैं यहाँ से बहुत दूर जाकर अपने बेबी के साथ रहूँगी और आपके लिए कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगी, बस ये बेबी मुझसे आप छीनिएगा मत। तब चैन एक स्माइल के साथ कहते हैं, सिली गर्ल, मैं ये सब काम क्यों करूँगा भला, और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाऊंगा, तुम्हारा भी और इस बेबी का भी। और ये बात सुनकर नायो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, पर तभी उसे अपनी आंटी से डर लग रहा होता है। तब चैन कहते हैं कि तुमको इस बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा सेक्रेटरी सब संभाल लेगा। और तभी सेक्रेटरी वहाँ पर नायो का सारा सामान लेकर आ जाते हैं, जो देखकर नायो बहुत ज़्यादा खुश होती है और सेक्रेटरी को थैंक यू कहती है। तब सेक्रेटरी कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और नायो का ध्यान अब से चैन के घर में जो हेडमेड है, जो बहुत सालों से उनके साथ है, वे उनके देख रेख करेंगी। फिर कुछ देर बाद का समय देखते हैं जहाँ पर नायो और सोशल मीडिया पर किसी लड़की का प्रोफाइल देख रही होती है जिसका अफेयर चैन के साथ बताया जा रहा था और ये सब देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तब हेडमेड कहती है कि तुम इसकी टेंशन मत लो, ये सब सारे फेक न्यूज़ हैं और वैसे भी चैन के दिल में बस तुम हो और तुम्हारा ये बेबी। फिर हेडमेड भी चाहती थी कि चैन और नायो एक साथ तो अच्छे से सेटल हो जाएं और एक दूसरे को बहुत प्यार करें। तब हेडमेड नायो से कहती है कि चैन अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखता, वे बस अपनी कंपनी के बारे में सोचते रहता है, तो तुम क्या ये लंच उसके ऑफिस में ले जा सकती हो? और ये बात सुनकर नायो को अच्छा नहीं लगता है कि चैन अपना बिल्कुल अच्छे से ख्याल नहीं रखता है। उसे इस बात का टेंशन हो रहा था कि इसके कारण से चैन का तबीयत भी खराब हो सकता है। फिर नायो वही लंच बॉक्स लेकर चैन के ऑफिस के लिए निकल जाती है और तभी ऑफिस में चैन के अंकल नायो को देख लेते हैं और उसे देखते ही उन्हें याद आता है और हमें एक पास्ट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ साल पहले का टाइम था जहाँ चैन के अंकल एक लेडी के सामने कुछ पेपर पर साइन करने के लिए कह रहे होते हैं, पर वे लेडी उस पेपर पर बिल्कुल साइन नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उस पेपर पर साइन करने का मतलब ये था कि दुनिया के सामने ये प्रूफ हो जाता कि उसके हस्बैंड ने बहुत सारे गलत काम किए हैं, और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था और ये कोई और नहीं बल्कि नायो की मदर होती हैं। वे चैन के अंकल से बहुत लड़ती हैं और जब चैन के अंकल कुछ पैसे देने का बात करते हैं तब भी वे पैसे वे नहीं लेती हैं और चैन के अंकल से कहती है कि वे अपने हस्बैंड को ज़रूर जस्टिस दिलवा कर रहेंगी और उसे घर से निकाल देती हैं। और फिर उसके बाद जो हिम्मत वे अभी चैन के अंकल के सामने दिखा रही थी, वे हिम्मत अब टूट चुका था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे अपनी बेटी का कैसे ख्याल रखेंगे अब, क्योंकि चैन के अंकल ने जानबूझ के नायो के फादर को गलत कामों में फंसा दिया था, जबकि उन्होंने कुछ भी काम ऐसा कुछ नहीं किया था, पर उन पर गलत गलत एलिगेशन लगाकर दुनिया के सामने ये प्रूफ कर दिया था कि सारी गलती इसी इंसान की है और उसी वजह से नायो के फादर का डेथ हो चुका था। और ज़्यादा समय गुजरा भी नहीं था और चैन के अंकल ने नायो की मदर को भी नहीं छोड़ा, उनको भी मार डाला। और अब प्रेजेंट में नायो अंकल से पूछती है कि क्या आप मुझे जानते हैं? तब अंकल कहते हैं कि नहीं, मुझे तुमको देखकर लगा कि मैंने किसी को देखा था पहले, तुम्हारे जैसे इंसान को।
तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाते हैं नायो को लेने के लिए और नायो उनके साथ चली जाती है। और इधर चैन अपने एम्प्लॉय पर बहुत गुस्सा कर रहे थे क्योंकि उनके क्लाइंट को बिल्कुल भी उनके दिए गए डिजाइन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इसके कारण से चैन बहुत ज्यादा गुस्से थे अपने एम्प्लॉयज पर और नायो को लग रहा था कि कहीं वे चैन के वर्क पर आकर उसे डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है। तब सेक्रेटरी कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमको देखते ही बॉस बिल्कुल कूल हो जाएंगे। और अंदर जब नायो आती है तब वे सब डिजाइन को देखती है। फिर तभी चैन उससे पूछते हैं कि यहाँ पर वे क्या करने आई है। तब नायो कहती है कि वे अपना लंच बॉक्स घर पर ही भूल गए थे, इसलिए वे यहाँ पर उन्हें वही लंच बॉक्स देने आई है। फिर चैन अपने एम्प्लॉयज को जाने के लिए कहते हैं, पर तभी नायो उन्हें बताती है कि उनके डिज़ाइन में कुछ प्रॉब्लम है और उसे ठीक करने के बाद वे डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। पर मेन डिज़ाइनर को ये सब बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था और वे नायो से कहते हैं कि तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली कि मेरे डिज़ाइन में क्या गलती है। तुमको पता भी है मैं अपने डिज़ाइन के लिए कितना मेहनत करता हूँ और मैं कितने सालों से सीख रहा हूँ, पूरे 10 ईयर्स है। और कोई भी लड़की आकर मुझे ये बताएगी कि इसमें मेरे डिज़ाइन में क्या गलती है। फिर उसके बाद चैन ये सब बात सुनकर कहते हैं कि कम से कम तुम्हारी गलती तो कोई बता रहा है, तब उस पर ध्यान भी नहीं दे सकते हो तुम। और मुझे लगता है कि जो नायो बता रही है कि वे बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे भी वही मिस्टेक लग रही है तुम्हारी गलती में। तो अच्छा यही होगा कि इसको जाकर सुधारो और जल्दी मेरे पास वापस लेकर आओ। पर मेन डिजाइनर को ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चैन इसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा है। और सारे एम्प्लॉय के जाने के बाद चैन नायो से पूछते हैं कि क्या उसने खाना खा लिया। तब नायो कहती है कि हाँ उसने खाना खा लिया। और जब नायो चैन से फॉर्मली बात कर रही थी तब चैन कहते हैं कि इतना मेरे साथ फॉर्मली बात करने की जरूरत नहीं है। और तभी नायो टेबल से टकराकर वे चैन पर गिर जाती है और कुछ देर के लिए उन दोनों के बीच में ऑकवर्डनेस फील आ जाता है। फिर उसके बाद चैन नायो से पूछते हैं क्या वे उनके ऑफिस में आकर काम करना चाहेगी। अब नायो कहती है कि उसने तो कोई भी डिजाइन की प्रैक्टिस नहीं की है और ना उसके पास इतना नॉलेज है। और चैन कहते हैं कि तुम एक बार अपने आप को ट्राई कर के देख सकती हो और अपने टैलेंट को भी। और ये सारी बात सुनकर नायो को बहुत अच्छा लग रहा था कि चैन को उस पर बहुत भरोसा है। फिर दोनों ही बहुत सारे डिजाइन को देख रहे होते हैं। आंटी अपने घर पर बहुत गुस्सा कर रही होती हैं क्योंकि उन्हें अभी कुछ भी पता नहीं होता है कि नायो आखिर है कहाँ पर। क्योंकि अब नायो जब उनके पास नहीं है तब उनके शॉप पर कोई भी नहीं है जो उनका शॉप चला सके। और अंकल इस पर कहते हैं अब जाकर जब वे फाइनली अपनी लाइफ को अच्छे से जी रही होगी तब तुमको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। उतने सालों में उसने बहुत कुछ किया है हमारे परिवार के लिए। पर आंटी अंकल पर ही बहुत गुस्सा करने लगती है कि तुम जैसे आदमी से मेरी शादी होकर तो मेरी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। जब तुमने अपनी बहन की शादी इतने अच्छे घर में करवाई तब तो मुझे इस बात से बहुत जलन हो रही थी। फिर अंकल कहते हैं कि तुमने मेरे ब्रदर इन लॉ का पैसा लेकर वे दुकान खोला था और जब इससे भी तुम्हारा मन नहीं भरा तब तुमने उनकी बेटी से इतने सालों तक काम करवाया। पर आंटी कहती है कि मैं उस लड़की को इतना आसानी से जाने नहीं दूंगी, अभी और बहुत सारे पैसे कमाने हैं उसको मेरे लिए। फिर तभी वहाँ पर उनका बेटा आता है जो उन्हें बताता है कि उसको पता है कि आखिर नायो कहाँ पर है। फिर अंकल आंटी चैन के ऑफिस के पास आ रहे होते हैं पर तभी वे दोनों अंकल को देख लेते हैं और उनसे बहुत डर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद तभी वे एक पास्ट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर अंकल उन दोनों से मिलने आए थे और वही पैसा जो नायो की मदर को देने वाला था वे पैसा अब आंटी को देता है और आंटी ले लेती है। पर इसके बदले में अंकल ये चाहते थे कि वे नायो का अच्छे से ठिकाने लगा दे, नहीं तो ये भी हो सकता है कि वे दोनों उस लड़की को यहाँ से ले जाकर बहुत दूर रहें और इतने पैसे में उसकी पूरी लाइफ चल सकती है। पर साथ ही एक वार्निंग भी देते हैं कि अगर वे दोनों यहाँ पर वापस कभी दिखे तो वे लोग अपनी मौत के जिम्मेदार खुद होंगे। और इधर प्रेजेंट में अंकल के जाने के बाद आंटी नायो को देखती हैं और उसके सामने आकर उससे पैसों का डिमांड करने लगती हैं। पर नायो कहती है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है, वे कहाँ से उनको पैसे देगी। और तभी वहाँ पर जब कुछ लोग आते हैं तब आंटी ड्रामा करने लगती है कि वे अपनी आंटी को बुली कर रही है इतने ओल्ड एज में। और सभी लोग नायो को बुरा भला कह रहे होते हैं कि कैसी लड़की है, अपने फैमिली का भी ध्यान नहीं रख सकती है। जहाँ पर नायो अपनी आंटी से ये सब तमाशा करने के लिए मना कर रही थी और अंकल भी अपनी वाइफ को वहाँ से चलने के लिए कह रहे थे, पर आंटी वहाँ पर किसी का भी नहीं सुन रही थी। और तभी वहाँ पर यह जो
आशा देखकर नायो से कहती है कि तुम अपने फैमिली मैटर को यहाँ ऑफिस में क्यों लाती हो और ना जाने चैन तुम जैसे लोगों को क्यों जॉब देता है। हाउ ग्रुप के लिए कितना इंसल्टिंग का बात हो सकता है। और तभी वहाँ पर चैन आते हैं और वे ची से कहते हैं कि तुम किसे इंसल्टिंग कह रही हो। पर नायो चैन और ची को साथ में देखकर अपने मन में ही कहती है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए कितने अच्छे कपल लग रहे हैं। और सेक्रेटरी आंटी से कहता है कि लगता है लास्ट टाइम जो दिया था उतने में तुम्हारा मन नहीं भरा है कि और मांगने आ गई वापस। आज सेक्रेटरी उन दोनों को वहां से भगा देते हैं और तभी नायो को भी पता चल जाता है कि चैन आखिर है कौन। और फिर उसके बाद जब ची चैन के साथ फ्लर्टिंग करने लगती है तब उसके बाद चैन उसे कहता है कि अपनी लिमिट में रहो। जो काम तुमने किया है तुमको क्या लगता है मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं है कि तुमने वो सारी झूठी न्यूज़ तुमने रिपोर्टर्स को दी थी। ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। आई मीन तुम्हारा ये लास्ट चांस है। अगर इसके बाद भी तुमने कोई गलती की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और चैन के साथ वे घर के लिए चले जाते हैं। और अब घर पर चैन के साथ फिर से फॉर्मली बिहेव कर रही थी जिससे चैन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और चैन इसका रीज़न पूछता है पर मायो इस पर ये कहती है कि वे उनके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है क्योंकि वे किसी भी रूप में उनके लिए कैपेबल नहीं है। तब चैन नायो को अपनी तरफ करके कहते हैं कि तुम ये सब सारी बातें क्यों सोच रही हो। तुमको पता है कि मैं हमारे बच्चे का फादर हूँ और तुम्हारा हो फ्यूचर पार्टनर। तब तुम ऐसा बात मेरे सामने कैसे कह सकती हो। और तुम्हें ये बात भी पता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ और तुम्हें दूसरों लोगों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बाहर वाले लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे क्या सोचते हैं। और नायो चैन की फीलिंग को जानकर बहुत खुश होती है। फिर उसके बाद जब वे सोने के लिए जाती है तब उसे अपने डैड का एक्सीडेंट का ड्रीम आता है जिससे वे बहुत ज़्यादा डर जाती है। और फिर उसके बाद वे फिर से चैन के पास जाती है। तब चैन पूछते हैं क्या तुमको अभी फिर से कोई नाइटमेयर आया। तब नायो कहती है कि हाँ उसने अपने डैड का सपना देखा था। फिर उसके बाद चैन नायो का अच्छे से ख्याल रखते हैं जिससे नायो को बहुत अच्छा लगता है और वे रोने लगती है। तब चैन इसका रीज़न पूछते हैं कि वे आखिर रो क्यों रही हैं, क्या उनसे कोई गलती हो गई। तब नायो कहती है कि नहीं उनसे कोई गलती नहीं हुई है पर उसके पेरेंट्स के जाने के बाद किसी ने उसके लिए आज तक कुछ नहीं किया। उसकी आंटी दिन रात बस उससे काम करवाते रहती थी और आज पहली बार ये प्यार भरा मोमेंट वे जी रही है। फिर चैन नायो से कहते हैं कि वे उन्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद चैन नायो को किस करते हैं और जब अगली सुबह नायो अपने बगल में चैन को देखकर बहुत खुश हो रही थी। जब उन दोनों का नींद अच्छे से खुल जाता है तब नायो को लगता है कि उनके बीच में फिर से कुछ हुआ था। पर चैन इस पर कहते हैं कि उनके बीच में कुछ भी नहीं हुआ था तो इस बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस उन दोनों में बस किस हुआ था। और इधर आंटी का बेटा कुछ गुंडों से मार घर का आया था जिसका हालत देखकर आंटी और अंकल दोनों ही परेशान थे। और उसको मार इसलिए पड़ा था क्योंकि वे कुछ गुंडों से 3 मिलियन येन लिए थे। और ये सब सुनकर तो आंटी एक पल के लिए बेहोश ही हो जाती हैं पर अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकती थी। फिर उसके बाद जब अंकल नायो को कॉल कर रहे थे तब वे कॉल भी नहीं लग रहा था जिससे आंटी को और गुस्सा आता है कि वे अपने एक परिवार जो बचा हुआ है उसकी हेल्प भी नहीं कर सकती है और हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया है। और अगले दिन एक जगह पर नायो का भाई उसे देख लेता है और उससे जबरदस्ती पैसे मांग रहा था जबकि नायो उससे कह रही थी कि उसके पास कोई पैसे नहीं है। तब उसका भाई कहता है कि तो अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तब तुम हाउ ग्रुप से पैसे मांग सकती हो। पर इस पर नायो कहती है कि वे ऐसा काम कुछ भी नहीं करने वाली है। भाई उसे धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। और इधर घर पर अंकल और आंटी अपने बेटे की जान के लिए बहुत परेशान हो रहे थे। और तभी अंकल को एक बात याद आता है। नायो उनसे एक बार कही थी कि उसके पास एक मेमोरी कार्ड है जिससे वे कुछ करने वाली है। और आंटी को लगता है कि इससे अच्छा मौका उसे दोबारा नहीं मिलेगा। और फिर उसके बाद जब उसके रूम में वे दोनों ढूंढते हैं हर जगह तब भी वे नहीं मिलता है। फिर आंटी सोचती है कि आखिर उसी आदमी को कॉल करना पड़ेगा। फिर आंटी चैन के अंकल को कॉल करती है और उनसे कहती है कि उसके पास एक मेमोरी कार्ड है जिसमें उसके सारे गलत काम के रिकॉर्ड बने हुए हैं और अगर वे मेमोरी कार्ड वे चाहता है तब उसे पूरे 5 मिलियन
यन उसे देने होंगे और इस बात के लिए अंकल मान जाते हैं। और साथ ही उनके दिमाग में कुछ और प्लानिंग चल रहा था और इधर आंटी का परिवार पूरी तरह से तैयार थे। जैसे ही उन्हें पैसा मिलता वे इस देश को छोड़कर जाने वाले थे और जब उन्हें पैसा मिल जाता है तब जैसे ही वे जा रहे होते हैं तभी उन्हें किडनैप कर लिया जाता है और अब अंकल के सामने तीनों को बांध कर उनके घुटने पर बैठाकर अंकल के आदमी उन्हें बहुत टॉर्चर कर रहे थे। और जब मेमोरी कार्ड के बारे में अंकल पूछते हैं तब वे तीनों कहने लगते हैं कि उनके पास कोई मेमोरी कार्ड नहीं है। तब अंकल को लग रहा था कि ये सब फिर से झूठ बोल रहे हैं और जब अंकल का बेटा आंटी के बेटे को मारने ही वाला होता है तभी आंटी कह देती है कि वे मेमोरी कार्ड उनके पास नहीं है बल्कि नायो के पास है। पर जैन ये बात जानता था कि चैन उस लड़की को कभी भी अपने आप से दूर नहीं करता है। पर अंकल उस पर गुस्सा कर रहे थे कि तुम बड़े भाई हो हाउ फैमिली के, इस तरह से अपने छोटे भाई से डर रहे हो। और अंकल नायो को लाने के लिए अपने बेटे को ऑर्डर देते हैं। पास जैन नायो से मिलने के लिए जाता है पर जब नायो उसे देखती है तब उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता और वे वापस ही जाने वाली होती है। तभी जैन कहता है कि क्या तुम अपने होने वाले हस्बैंड की जरा से भी हेल्प नहीं करना चाहोगी। और वैसे भी ग्रैंडपा चैन से बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि वे बिना बताए किसी लड़की को अपनी वाइफ बनाना चाहता है और अभी के लिए ग्रैंडपा तुमसे मिलना चाहते हैं, तब तुमको मेरे साथ चलना होगा। नायो को तो उसके साथ बिल्कुल जाने का मन नहीं था पर जब चैन ने उसकी इतनी हेल्प की है तब वे खुद भी चाहती थी कि वे चैन की कोई हेल्प कर सके। इसी वजह से वे जैन के साथ वहाँ से चली जाती और घर पर अंकल और दो गुंडों को देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और इधर सेक्रेटरी चैन को ये बताने आया था कि आज ऑफिस में नायो मैडम कहीं भी नहीं दिखी और तभी वहाँ पर चिए आती है वापस और वे चैन को सीड्यूस करने आई थी पर उसकी ये कोशिश भी फेल हो जाती है। तब चैन कहता है कि पिछली बार जो तुमने मेडिसिन दिया था लगता है उससे तुम्हारा मन नहीं भरा है जो ये सब हरकत करने आ गई हो और मैं तुम्हें अभी तक इसलिए टॉलरेट कर रहा हूँ क्योंकि तुम हमारी फैमिली बहुत सालों से दोस्त है और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली के बीच में दरारें आए। तो अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारा कभी भी नहीं हो सकता हूँ। फिर उसके बाद इतना इंसल्ट चीज़ सह नहीं सकती थी तो वे वहाँ से चली जाती है। और अब जब चैन नायो का कॉल ट्राई कर रहे थे तब वे लग नहीं रहा था और वे अपने सेक्रेटरी के साथ उसे घर और ऑफिस दोनों जगह पर खोजते हैं। और जब चैन नायो के रूम में आते हैं तभी चैन के पास उनके बड़े भाई चैन का कॉल आता है जो बताते हैं कि उन्होंने नायो को किडनैप कर लिया है, अगर वे चाहते हैं उसे जिंदा तो जल्दी से वहाँ पर आ जाए। पर तभी नायो का जो फोटो फ्रेम था जो फैमिली वाला उसी में से एक मेमोरी कार्ड उसे मिल जाता है और इधर अंकल और जैन दोनों ही नायो से वे मेमोरी कार्ड मांग रहे होते हैं जो नायो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और नायो उनसे कहती है कि उसके पास कोई भी मेमोरी कार्ड नहीं है। तब अंकल कहते हैं कि इतना झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि वे मेमोरी कार्ड तुम्हारे पास है क्योंकि तुम्हारी मॉम ने वे सारी सबूतों को अच्छे से इकट्ठा की थी जिससे मैं उम्र कैद के लिए जेल जा सकता हूँ या मुझे फांसी पर चढ़ाया जा सकता है। तो अच्छा यही होगा कि तुम मुझे वे मेमोरी कार्ड दे दो। उन दोनों से पूछती है कि कौन से सबूतों का बात कर रहे हो। तब अंकल कहते हैं बहुत भोली बनने का एक्टिंग करती हो, क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे डैड और तुम्हारी मॉम को मैंने ही मारा था। ये बात सुनकर नायो गुस्से से उन दोनों पर चिल्ला रही होती है और कहती है कि आखिर मेरे मॉम डैड की क्या गलती थी जो तुमने उन दोनों के साथ ये सब किया। पर जैन उसे बहुत मार रहा था और बुली कर रहा था। तो रोते रोते कह रही थी कि तुम जैसे इंसान आखिर अब तक धरती पर जिंदा क्यों है। जो मेरे पेरेंट्स ने कुछ नहीं किया, उन्होंने अपनी जान गंवा दी, पर मैं उनका बदला तुमसे जरूर लेकर रहूंगी। और ये सब सुनते ही अंकल को बहुत गुस्सा आता है और वे कहते हैं कि जैसे उसने उसके पेरेंट्स को मार दिया उसी तरह से उसको भी मार सकते हैं आसानी से। और तभी नायो की बॉडी से ब्लड गिर रहा था जिससे अंकल को पता चल जाता है कि नायो चैन के बच्चे की माँ बनने वाली है, जिससे और वे गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वे और फैमिली के सबसे बड़े बेटे हैं तो उन्हें ही सब कुछ मिलना चाहिए। और उसी समय वे नायो को बहुत मार रहे होते हैं और नायो दर्द में बस तड़प रही होती है। पर तभी वहाँ पर चैन आ जाते हैं और चैन के आदमी अंकल और जैन को
अच्छे से उनकी धुलाई करते हैं और चैन तुरंत नायो को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और कुछ घंटों के बाद जब डॉक्टर नायो का अच्छे से इलाज कर देते हैं तब डॉक्टर बताती हैं कि आपकी वाइफ बहुत लकी है, इतने प्रॉब्लम के बाद भी वे और उनका बच्चा दोनों सेफ है। तब चैन नायो से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला मैं लेकर रहूँगा। और इधर चैन अंकल और अपने भाई को दोनों को अच्छे से मरवा रहा था और अंकल का अभी भी घमंड नहीं गया था। तब चैन खुद उन दोनों का अच्छे से धुलाई करता है और कहता है कि वही अब हाउ फैमिली का बॉस है, क्योंकि तुम जैसे लोग हाउ फैमिली में डिजर्व नहीं करते हैं, जो अपने मतलब के लिए किसी को भी मार सकता है। चिंता मत करो, जो तुम्हारी बची हुई लाइफ है अपने बेटे के साथ जेल में बिताना, क्योंकि जितने भी तुमने क्राइम किए हैं उस हिसाब से तो तुम्हें उम्र कैद की ही सज़ा होगी। फिर चैन हॉस्पिटल में आते हैं जहाँ नायो को होश आ गया था और चैन नायो से सॉरी कह रहे थे क्योंकि वे उनका अच्छे से ध्यान नहीं रख पाए। पर नायो कहती है कि इसमें तो उनकी कोई गलती नहीं है, वे इस बात से खुश है कि उसके पेरेंट्स के गुनहगारों को सज़ा मिल गई है और उनका बेबी भी बिल्कुल सेफ है। फिर डॉक्टर चैन से कहती हैं कि बहुत अच्छे से अपनी वाइफ का ध्यान रखने के लिए। और अब हम 3 मंथ के बाद देखते हैं और नायो की शादी हो चुकी थी और जब चैन नायो को रिंग पहनाते हैं तब नायो कहती है इससे काम नहीं चलेगा, मुझे ग्रैंड वेडिंग चाहिए। तब चैन हंसते हुए कहते हैं कि हाँ वे भी जरूर होगा, पर हमारे बेबी के आने के बाद। तब नायो चैन से कहती है कि वे उन्हें बहुत पसंद करती है और चैन भी नायो को कहते हैं कि वे उनसे बहुत प्यार करते हैं। और यहीं पर हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू।